वेलकम बैक टू मेनी वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है। तो वेक्टर गाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास स्केलर एंड दूसरी होती है वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। एंड वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, राइट। अब देखिए गाइस, अब वेक्टर क्या होती है? वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइन। एक डायरेक्टेड लाइन होती है। डायरेक्टेड लाइन मतलब कि एक लाइन, ऐसी लाइन जिसकी कोई डायरेक्शन हो। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, या हम लोग कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जिसकी कोई डायरेक्शन हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी है एंड वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए बी के ऊपर एक हम ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर का हो जाता है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एक डायरेक्टेड लाइन है जो कि एक डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब अलजेब्रा का क्या मतलब है? वेक्टर्स के जोड़ घटाव और गुना को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव और गुना को क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, एंड अगर हम गाइस हमें लेंथ निकालनी हो ए बी की, ठीक है, ए बी की लेंथ निकालनी हो, ए बी वैक्टर है उसकी लेंथ निकालनी है, तो कैसे करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को कैसे लिखते हैं हम? ये वाले साइन में लिखते हैं। ठीक है, दो लाइंस लगा देते हैं, उनके बीच में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर क्या है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन है। ओके, अब देखिएगा इस लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है? जिसमें कि इनिशियल एंड, मतलब कि देखो दो पॉइंट्स होते हैं ना। देखो एक तो होती है हमारे पास लाइन, ठीक है, लाइन की लेंथ नहीं होती। ठीक है, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। देखो लाइन सेगमेंट जो कि जिसकी कोई मतलब कि एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट पे। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, एक वेक्टर जो है, वेक्टर के दो पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं इनिशियल पॉइंट, एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, एंड जहाँ पे जो ये एरो बना होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ए से लेकर बी तक, ए हमारे पास क्या इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, एंड बी जहाँ तक है वो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब खत्म होने वाला पॉइंट। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। देखो को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है, को का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, को का क्या मतलब होता है? सेम। तो सेम इनिशियल वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। द वेक्टर वुस इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ए वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड बी वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ओके, इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब जीरो वेक्टर के बारे में बात करते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो? जीरो हो। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर और जीरो। ठीक है, अब देखो मान लो कोई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो ये जीरो वेक्टर हो गया ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। मतलब एक वेक्टर था, यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हो गया, तो ये जीरो वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर वुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा देते हैं। ठीक है, ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, ए कैप कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। ओके, अब पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर ये ले लिया एंड दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ए वेक्टर ये बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल हो जाएंगे। और कोलिनियर मतलब को का मतलब सेम लाइन। ठीक है, एक सेम लाइन में हो, या ये भी सेम लाइन में, ये भी सेम लाइन पे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर whose magnitude is same as that of the vector a but whose direction is opposite to the a and is called the negative vector ऑफ ए। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए। मतलब क्या है? इस नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर है ए। अब इसी मैग्नीट्यूड का, जितना ये मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, उसी मैग्नीट्यूड का हमें एक और वेक्टर लेना है, बट उसकी बस क्या करनी है? मान लो ये वेक्टर है, बस इसका क्या करना है? डायरेक्शन इसकी इस साइड थी, इसकी आप इस साइड ले लो डायरेक्शन, इसकी क्या करो? इस साइड ले लो डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये साइड, इसकी डायरेक्शन ये साइड, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। समझ में आया? तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर्स ए एंड बी, उसको इक्वल तब कहेंगे जब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन हो। ठीक ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर कहेंगे। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? को फिर से सेम, सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में लाई करता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर लाइन ऑन सेम प्लेन। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखो क्या होता है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बी, यानी वेक्टर, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे एंड ऊपर में एक अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, एक अंडर रूट लगा के तीनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के, कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है। तो ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी सी है ना, ये क्या हमारे पास स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ए बी सी क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स एंड आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, देखो ये स्केलर कंपोनेंट, ये टोटल मिला के ये क्या हो जाएंगे, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होता है, एक वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे स्केलर एंड एक आई कैप प्लस बी जे, ये जे कैप सी के कैप, ये हो जाएंगे हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं पी। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो यहाँ से लेके, ठीक है, मतलब यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक की जो दूरी होगी इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ओपी क्या हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर होगा। अब इसको निकालने का क्या, कैसे निकालते हैं इसको, ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ओपी का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट से। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, अब देखिएगा इस, अब ये तो था हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। अब डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे ये आई कैप जे कैप के कैप है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालोगे इसको, कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, देखो ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप। ठीक है, ओपी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस वाई के साथ जे कैप एंड जेड के साथ के कैप, इस तरह से लिखोगे, एक्स के साथ आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ के कैप। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, अब है नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ इसका है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों अगर आप पॉइंट्स को मिलाओगे तो पी एंड क्यू यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अब पी एंड क्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, पी एंड क्यू। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप कैसे निकालेंगे, तो अगर आप पी क्यू निकालना है तो कैसे करोगे, जैसे कि वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड के क्या कहते थे, जेड के कैप, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो आ गए ना हमारे पास पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे। ठीक है, देखिए करके बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मान लो पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, इसके हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो सबसे पहले मैं करूँगा एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन कर दूंगा। ठीक है, ओके, उसके साथ आई कैप लगा दूंगा। ठीक है, प्लस करूँगा वाई टू माइनस वाई वन, उसके बाद जे कैप लगा दूंगा, प्लस जेड टू माइनस जेड वन करूँगा, साथ में के कैप लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनको सॉल्व करूँगा। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा अगर मुझे इसका इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले क्या करते थे, अगर हमें सिर्फ पी का मैग्नीट्यूड मान लो कोई ओ पी का मैग्नीट्यूड निकालना होता था, क्या करते थे हम, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर करते थे, वाई का स्क्वायर करते थे, जेड का स्क्वायर करते थे, अपॉन में क्या कर देते थे और एक अंडर रूट लगा देते थे, राइट करते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर करते थे प्लस वाई स्क्वायर करते थे प्लस जेड स्क्वायर करते थे एंड एक अंडर रूट लगा देते थे ऊपर में। यही सेम इसी में यहाँ पे भी करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, प्लस वाई टू माइनस वाई वन करो, अब इसका स्क्वायर करो, प्लस जेड टू माइनस जेड वन करो, इसका स्क्वायर करो एंड अपॉन यहाँ पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे, हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, देखो मान लो ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी करना है तो सिंपल क्या करो, इनके जो यहाँ पे है ना स्केलर कंपोनेंट्स उनको ऐड कर दो, ए को कर दो ए वन प्लस बी ए टू कर दो, ए वन प्लस ए टू कर दो आई कैप, बी वन प्लस बी टू कर दो जे कैप, सी वन प्लस सी टू कर दो के कैप। ठीक है, ए माइनस बी करना है, ए वन माइनस ए टू कर दो आई कैप,
ठीक है, B1 माइनस B2 कर दो J कैप, C1 माइनस C2 कर दो K कैप। ओके, इस तरह से। अब गाइस कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट को, ठीक है, वेक्टर के साथ, तो मल्टीप्लाई किससे, स्केलर कंपोनेंट से होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर है, इसको K के साथ किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो K पहले यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, K इसके साथ लग जाएगा स्केलर कंपोनेंट्स के साथ, B के साथ लग जाएगा, C के साथ लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो। अब यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, देखो, यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, हम क्या क्या करते हैं गाइस, ए वेक्टर को ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। देखो, हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, जिसका जो कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए कैप से डिनोट करते हैं इसको, है ना। क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसको क्या करोगे, ए वेक्टर को ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हमने देखा ए वेक्टर को क्या करना है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ये कैसे होगा गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो गाइस हमारे पास क्या है, देखो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, राइट, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। मान लो गाइस मैं एक ना ए वेक्टर लेता हूँ, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं। मान लो ये 7 मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 मैग्नीट्यूड का ले लिया। ठीक है, तो मान लो गाइस, देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, 1 होगा, राइट, यही होगा ना। अब मुझे ये कैसे मिलेगा, अगर मुझे ये इसको, देखो, ये चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 मैग्नीट्यूड का है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे बंद कर देते हैं हम, यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये देखो 7 मैग्नीट्यूड का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैं इसको, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं गाइस इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो हमें मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो क्या मुझे ये मिल जाएगा ना, क्योंकि 7 मैग्नीट्यूड का है, तो इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, मैं मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7। तो यही तो फॉर्मूला बताया मैंने, क्या करो, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है हमें, यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, सबसे पहला हमारे पास आर डिवाइडिंग पी क्यू इन एम एन। ठीक है, एम एन रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आर डिवाइडिंग पी क्यू एक हमारे पास यहाँ पे लाइन है। ठीक है, पी क्यू हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, उसको एम एन इंटरनली कट कर रहा है। देखो एम एन जो है यहाँ एम एन रेशो में कट किया जा रहा है। ठीक है, आर डिवाइड कर रहा है इसको। आर एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी क्यू को एम रेशो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर गाइस आपको क्या करना है, अब आर निकालना है, इस आर को निकालना है आपको, तो क्या फॉर्मूला होता है, आर को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर को निकालना है ना, यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, आर निकालना है। तो क्या करोगे, देखो देखो यहाँ सबसे पहले जीरो से, यहाँ से ओ से लेकर हमारे पास यहाँ पे पी तक है, ओ पी, यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ पे ओ आर। तो यहाँ पे आर निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, एम रेशो एन में क्या कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है। ठीक है, इंटरनली कट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, एम को मल्टीप्लाई करो बी के साथ, ठीक है, एन को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, प्लस एन को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, अपॉन में जो हमारे पास रेशो दी गई होंगी एम रेशो एन, ठीक है, इसको आप ऐड कर दो। ठीक है, तो एम प्लस एन कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास। समझ में आया, एम को मल्टीप्लाई करो बी के साथ, एन को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, अपॉन में एम प्लस एन कर दो। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनली कट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आर डिवाइडिंग पी क्यू इन एम एन इंटरनली। ठीक है, ये आर निकल जाएगा इससे। समझ में आया, तो इस तरह से हम करेंगे। अब क्या होगा इस, अगर आर डिवाइड कर रहा हो पी क्यू को एट मिड पॉइंट पे कट कर रहा हो, देखो जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ए है हमारे पास, यहाँ पे बी है। ठीक है, ये हमारे पास आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एट मिड में डिवाइड कर रहा है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। मान लो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। तो अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे पहले एम एन होता था,
तो n को मल्टीप्लाई करते थे a के साथ, m को मल्टीप्लाई करते थे b के साथ, है ना। तो अब क्या करो, 1 को मल्टीप्लाई करो a के साथ एंड इसको मल्टीप्लाई करो b के साथ, तो यहाँ पे b प्लस ए अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम एन प्लस कर दो, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर डिवाइडिंग पी क्यू इन एम एन एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी क्यू ये है, अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओ पी जो आर है हमारे पास, आर वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास क्या है, एन है। तब हम इस आर को कैसे निकालेंगे, इस आर को, ये आर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इस m को मल्टीप्लाई करो इस b के साथ, ठीक है। इस m को मल्टीप्लाई किया b के साथ, माइनस n को मल्टीप्लाई करो a के साथ, ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करो a के साथ, इस n को मल्टीप्लाई करो a के साथ, अपॉन में m माइनस n, ठीक है। वही सेम चीज़ है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, एम बी प्लस एन ए प्लस अपॉन में एम एम प्लस एन, ठीक है। सेम चीज़, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो, समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है गाइस, कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है हमारे पास, एंड इसी के यहाँ पे जो जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है, वहीं से एक और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो हमारे पास हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि इनकी ऑपोजिट साइड्स में से जा रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लो एक हमारे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, सेम ऑर्डर में है, देखो सेम ऑर्डर में है, ए एंड बी अगर सेम ऑर्डर में है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ऑपोजिट साइड से आ रहा होता है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट ऑपोजिट साइड से एक वेक्टर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, अगर दो क्या कहते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देखो टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट को इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में। ये देखो इस साइड में जा रहा है, ये इस साइड में, हमने इस साइड में नहीं लिया, दूसरे साइड में लिया, मतलब इस साइड में, ठीक है, इस साइड से लिया, लेकिन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिया, ठीक है। नहीं तो ऐसे लेना था, मतलब इस तरह से जा रहा था, इस तरह से लेना था, बट हमने क्या किया, इस साइड से लिया, रिवर्स ऑर्डर से लिया, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मान लो हमारे पास क्या है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ए एंड बी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट किससे दिखाया जाएगा, डायगोनल से दिखाया जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब देखो ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, टेकन इस साइड हम इसका डायगोनल जो होगा, मतलब कि अगर दो साइड से हम दिखा रहे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, पैरेललोग्राम के दो साइड से हम दो वेक्टर्स दिखा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए बी का, ठीक है, डायगोनल से जाएगा ये, ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा हमारे पास, समझ में आया। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। अब मान लो गाइस दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं, ठीक है, मान लो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो होता क्या है गाइस, मान लो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए आई कैप, ठीक है, ए वन आई कैप ले लेते हैं, प्लस ए बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड यहाँ पे बी ले लेते हैं ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ये ले लिया हमने, ठीक है। अगर ये पैरेलल होंगे, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो होगा क्या गाइस, ए वन अपॉन में ए टू लिख सकते हैं हम, ठीक है, बी वन अपॉन में बी टू लिख सकते हैं, एंड सी वन अपॉन में सी टू लिख सकते हैं, ये याद रखना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो, इफ़ दे आर पैरेलल, तो हम ए वन अपॉन में ए टू लिख देंगे, बी वन अपॉन में बी टू लिख देंगे, एंड सी वन अपॉन में सी टू लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये गाइस क्या हो, अगर परपेंडिकुलर हो, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री कोण बना रहे हो, तो क्या होगा, तो ए वन इंटू ए टू हो जाएगा, प्लस बी वन इंटू बी टू हो जाएगा, प्लस सी वन इंटू सी टू हो जाएगा। ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, अगर तीनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर केस है, ये पैरेलल का केस है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू पता करनी है फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए पैरेलल है, तो पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, देखो ये दोनों वेक्टर्स है पैरेलल हैं, तो मैंने कहा बताया आपको पैरेलल होता है तो ए वन अपॉन में ए टू होता है, तो थ्री अपॉन में वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, थ्री अपॉन में वन हो जाएगा, टू अपॉन में माइनस का टू पी हो जाएगा, एंड
9/3 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे कट जाएगा तो माइनस का पी आ जाएगा, है ना। अब किसी को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, पी को इधर ले जाओ तो माइनस का 3p इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो p इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स कंसीडर करने विद पोजीशन वेक्टर्स, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग रेशियो 2:1, 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनको, ठीक है। इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, 2:1 एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है, इंटरनल भी डिवाइड कर रहा है, तो वही उसी तरह से सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक सबसे पहले डिवाइडेड इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा था तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, देखो कैसे करते थे, देखो इंटरनली डिवाइड करते थे तो कैसे करते थे, यही थे ना हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, ठीक है। एम को बी के साथ, एन को ए के साथ, अपॉन में एम प्लस एन कर देते थे राइट में लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, देखो यही चीज़ है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, ठीक है, प्लस 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। सो 3a माइनस 2b के साथ, अपॉन में क्या कर देंगे 2+1 कर देंगे, 2+1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्सटर्नली डिवाइड करना है तो एम बी माइनस एन ए वाला फॉर्मूला लगा दो, इसको पहले क्या करो, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, ए को 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है, माइनस कर दो बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11, ठीक है। एक वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 11 है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, यहाँ पे पी एंड क्यू के पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 का ढूंढना है, ठीक है, पता करना है। तो पी क्यू निकालो सबसे पहले, पी क्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले -1 कर दोगे आई कैप, यहाँ पे 0 - 3 कर दोगे, 0 - 3 कर दोगे, 8 - 2 कर दोगे के कैप, ठीक है। इस तरह से कर दोगे आप सॉल्व। उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लेकर क्या करोगे आप, एक यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप। चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है गाइस, हमें देखो क्या करना है, हमें 11 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालना है ना, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 जिसका मैग्नीट्यूड 11 हो, है ना। तो देखिए गाइस, अगर मैं 11 के साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 वेक्टर वाला 11 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकल जाएगा, बन जाएगा ना हमारे पास 11 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये, हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें, एक तो क्या चाहिए हमें, सबसे पहले ये अपॉन में ये चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों को, ये दोनों चाहिए हमें, तभी निकल पाएगा ये चीज़, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 11 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, तो यहाँ पे पी क्यू है ना, यहाँ पे 11 पी क्यू कैप चाहिए यूनिट कैरेक्टर, अगर हम 11 को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना, हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 11 हो। तो इसको सॉल्व करो, इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए हम 11 पी क्यू, ठीक है, का मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर अपॉन में पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी क्यू वेक्टर निकाल लिया, यहाँ से हमने पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारे पास, बस ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इस तरह ये आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 11 हो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, क्या होते हैं, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो गाइस पोजीशन वेक्टर के साथ जो हमारे पास एक्सिस जो भी होती है एक्स वाई जेड, ये तीनों जो जो हमारे पास एंगल्स बनाती हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप कॉस लगा देते हो तो वो हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपी लगाया, ठीक है, ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस के साथ एक बीटा एंगल बनाया, ओपी के अलॉन्ग अगर मैंने वेक्टर एक क्या बनाया, बीटा एंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है। वाई एक्सिस ने बीटा एंगल बनाया, एंड एक्स एक्सिस ने क्या किया, अल्फा एंगल बनाया, एंड जेड एक्सिस ने क्या किया, गामा एंगल बनाया, ठीक है। अगर इनके साथ आप कॉस लगा दोगे, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। क्या कहा मैंने, अगर हम, ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर आप मान लो कोई भी आप क्या करते हो, एक्स वाई जेड है, एक्सिस है हमारे पास, तो अगर आप कोई भी पोजीशन वेक्टर लेते हो, अगर आप क्या करते हो कोई भी पोजीशन वेक्टर लेते हो, तो उसके अलॉन्ग अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो भी हमारे पास
एंगल्स बनते हैं उनके साथ अगर आप कॉस लगा देते हो तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। जैसे कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, कॉस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कॉस गामा इज इक्वल टू एन। तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, अगर हम अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एल एम एन एन के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, 3 ऐसे नंबर्स ए बी सी को हम डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे जो कि प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइंस के, इनके प्रोपोर्शनल कोई भी, ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल 3 ऐसे नंबर्स, उनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। जैसे कि ए अपॉन एल, बी अपॉन एन एंड सी अपॉन एन। ये क्या हमारे पास इनके प्रोपोर्शनल कोई नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे गाइस, इनको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैसे लिखते हैं हम, जैसे कि अगर आपको कोई भी 2 वेक्टर है, अगर आप उनमें उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या करोगे, कॉस थीटा लगा दोगे। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साथ में कॉस थीटा लगा दोगे। ठीक है, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दोस 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैं ए बी, उनके बीच में एंगल है। ठीक है, समझ में आया। एंड एंगल क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, पाई। ठीक है, मतलब कि 0 एंड थीटा किसके बीच में, 0 एंड पाई के बीच बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारे पास। अब देखो गाइस, ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ, क्या है हमारे पास, ए एंड बी जब डॉट प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ए बी जब हम करेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ए बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया। एंड ए बी एंड बी ए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब चाहे आप ए बी कर दो चाहे आप बी ए कर दो, ये क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब ए बी करो या आप बी ए करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप थीटा को 0 रखते हो तो ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉस थीटा जो होगा, तो कॉस 0 कितना होता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो कॉस 0 कितना होता है, हाँ ठीक है, कॉस 0 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 देखो, जब आप थीटा 0 रखोगे, ठीक है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा। एंड अगर आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, अगर आप इन दोनों को, जैसे कि ए वेक्टर है एंड ए वेक्टर है, तो अगर आप दोनों को क्या कर रहे हो, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर आई कैप इंटू आई कैप कर रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। आई कैप इंटू आई कैप कर रहे हो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जे कैप इंटू जे कैप करोगे एंड के कैप इंटू के कैप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब थीटा अगर हमारे पास 0 होगा, ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, एंड अगर हमारे पास थीटा क्या हो, 90 का हो। ठीक है, अगर हमारा क्या हो, थीटा 90 का हो। ठीक है, देखो गाइस इस तरह से होगा ना, यहाँ पे देखो ये होता है आई कैप, ये जे कैप एंड इस तरह से बना दूँ तो ये के कैप, ये होगा। अगर मैं आई कैप को आई कैप के साथ करूंगा तो एंगल तो 0 होगा ना, एंगल क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। ठीक है, अगर एंगल 0 होगा तो हम क्या करेंगे, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, आई कैप को आई कैप के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैप का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है, 1 होता है। एंड के कैप इंटू के कैप कितना होता है, 1 होता है। जे कैप इंटू जे कैप कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अगर मान लो थीटा 90 है, थीटा 90 है तो मतलब कि इन तीनों में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 हो जाता है, तो पूरा का पूरा टर्म ही हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप अब ए बी कर रहे हो, ठीक है, तो ए बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है तो यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है तो पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप आई कैप इंटू आई कैप डॉट जे कैप कर रहे हो, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप कर रहे हो, ठीक है, या आप जे कैप डॉट के कैप कर रहे हो या के कैप डॉट क्या कर रहे हो, आई कैप कर रहे हो, ये कितने किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया, ये 0 के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे दिखा है कि अगर अगर हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर अगर 0 है एंड बी वेक्टर 0 है तो थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर थीटा 90 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ओके, अब देखिए एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स के बीच में अगर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो वैक्टर्स के बीच में हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसका वेक्टर इसको इस दोनों वैक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, अपॉन में क्या करोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे। ओके, तो इस तरह से करोगे टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। अब देखो
अब मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म है। अब कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ में ए डॉट बी करना है तो क्या कैसे करोगे, यहाँ पे अब कंपोनेंट फॉर्म है तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए वन इंटू ए वन डॉट ए टू, बी वन डॉट बी टू, सी वन डॉट सी टू करोगे एंड प्लस कर दोगे सबको, ठीक है, सबको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग करेंगे ए वन, ठीक है, ए वन ए टू, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, इस तरह से हम लोग इनको प्लस कर देंगे। समझ में आया? सिंपली हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे करेंगे, ए वन ए टू, बी वन बी टू एंड सी वन सी टू करेंगे। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, मान लो हमें प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, ए का प्रोजेक्शन बी पे करना है। अगर आपको ए का प्रोजेक्शन बी पे करना है तो कैसे करोगे, इसको इसका फॉर्मूला होता है गाइस, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी का कैप, ठीक है, बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप करोगे आप, ठीक है। मतलब कि ए का हमें प्रोजेक्शन देखना है बी पे तो क्या करोगे, ए का प्रोजेक्शन देखना है बी पे तो बी का कैप करोगे, ए का प्रोजेक्शन देखना है बी पे तो ए का वेक्टर बी का कैप। ओके, अब बी के कैप को कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या बना, ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन में बी का ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है क्रॉस और क्रॉस वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कहते थे। अब ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, उसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं एंड दोनों को क्रॉस करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ए क्रॉस बी। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पे एन कैप। यहाँ पे गाइस ये जो हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा आपको, ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा एंड ये हमारा जो है हमारे पास साइन थीटा एंड एन कैप, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा एंड ये क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। साइन थीटा एन कैप ये क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। ओके,